आज की ये स्टोरी पर्सनली मुझे ऐसी लगती है कि वो किसी को भी परेशान करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा काफ़ी है। जी हाँ, इतना भयंकर आपने पहले कभी कुछ सुना नहीं होगा, ना ही मेरी वीडियोस के अंदर, ना ही कहीं और। इसलिए मुझे इस वीडियो के ऊपर कोई लाइक वाइक नहीं चाहिए, बट मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप खुद भी सेफ रह सकें, अपने आसपास रहने वालों को भी सेफ रख सकें ऐसे लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। लेट्स डाइव इन। सितंबर 1993 के महीने में मैनचेस्टर इंग्लैंड में रहने वाली 14 साल की कैली एन बेट्स वो अपने घर से ही कुछ दूर उसके एक पड़ोसी के घर में मौजूद थी। असल में कैली यहाँ पर बेबी सिटिंग का काम कर रही थी। मतलब आपको पता होगा कि जो लोग नैनी वगैरह रखते हैं अपने बच्चों को संभालने के लिए, अब ऐसा ही ये शौक कैली ने भी पाला हुआ था। बहुत छोटे उम्र में ही उसको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। अब वो बच्चों को खिलाने के लिए, उनकी बेबी सिटिंग करने के लिए वो अलग अलग घरों में जा जाकर उनकी देखभाल कर रही थी। और उसी रात जब उसने देखा कि हाँ, जिस बच्चे के लिए वो यहाँ पर आई हुई है और वो सो चुका है, उसने उस बच्चे को उसके पेरेंट्स के हवाले किया। अपने कपड़े उसने साफ किए क्योंकि अभी अभी उसने बच्चे को खाना खिलाया था, वो खाना उसके कपड़ों पर भी लग चुका था। उस कपड़े को साफ करके सभी को हाय हेलो करके वो उस घर से बाहर निकली और अपने घर की तरफ जाने लगी। बट जैसे वो इस घर से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगी, एक आदमी उसके पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहा था। और जैसे ही उस आदमी को लगा कि हाँ, कैली का घर आने वाला है, उसने जस्ट कैली को अप्रोच किया, उसको रोका और उससे बात करने की कोशिश करने लगा। उसने कैली से उसके बारे में पूछा, अपने बारे में कैली को बताया। और ये चीज कैली को भी बहुत ज्यादा अजीब सी लगी कि अननोन आदमी मुझसे आके इस तरीके से बातें क्यों कर रहा है। यार, अपनी इंट्रोडक्शन देने के बाद कैली वापस अपने घर में गई और उस रात सब कुछ नॉर्मल, कुछ भी खास नहीं हुआ। और अगले दिन फिर से अपनी रूटीन फॉलो करते हुए कैली शाम के टाइम पर उसी घर में वापस गई जहां पर उसको बच्चे की देखभाल करनी थी। और जैसे ही फिर से रात हुई, कैली ने उस बच्चे को वहीं पर वापस सुलाया और वापस उस घर से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ आने लगी। तभी वही आदमी दोबारा से कैली के पास पहुंचा, उसको अपने बारे में और ज्यादा कुछ बताने लगा। कैली ने भी उससे बात करी और दोनों के बीच में काफी अच्छी लंबी बातें हुई। और उसके बाद कैली फिर से अपने घर पे आई और अंदर जाकर अपने माता पिता से बात करने लगी। अब ये जो मिलने मिलाने वाला रूटीन था, ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 10-12 दिनों तक चला। असल में जो आदमी बार बार कैली के पास आकर अप्रोच कर रहा था, ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 48 साल का जेम्स पीटरसन स्मिथ, जो कि इसी मैनचेस्टर में ही रह रहा था, जिसने कैली को काफी बार इस घर के अंदर आते जाते हुए देखा था। और ये जेम्स पीटरसन अपने आप में एक अलग ही बीमारी है। इसने पहले भी काफी सारी महिलाओं के साथ इसी तरीके से बात करने की कोशिश करी और बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां इसके जाल में फंसती भी गई। और बहुत सारी महिलाओं को इसने अपने साथ लिव इन रिलेशन में भी रखा, उनके साथ शादी भी करी। और बाद में एक बहुत ही ज्यादा ग्रोसम रिजल्ट सभी के साथ निकल कर आ रहे थे। खैर, कैली को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं। कैली जस्ट सुबह होते ही अपने स्कूल में जाती, अपनी क्लासेस खत्म करके आसपास के बच्चों की देखभाल करती। और जैसे ही शाम होती, वैसे ही जेम्स पीटरसन कैली के पास पहुंचता, उससे मिलने के लिए, उससे बातें करता। अब धीरे धीरे इनका रिलेशन और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। अब आपको पता है कि एक 14-15 साल की लड़की किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में आएगी, किसी भी तरीके की मान लो फ्रेंडशिप में ही आएगी, तो उसके बिहेव के अंदर भी चेंज होगा, उसकी पर्सनैलिटी में भी चेंज होगा। और ये पर्सनैलिटी में चेंज उसके माता पिता ने बहुत जल्दी नोटिस कर लिया। सीधी सी बात है, कैली को फ्रंट में बिठाकर उसके माता पिता ने पूछा कि हाँ भाई बताओ, तुम इतनी चेंज क्यों होती जा रही हो। तब कैली ने अपने ही माता पिता को बता दिया कि हाँ, मैं एक आदमी से बात करती हूँ और उसकी उम्र तकरीबन 31 साल की है, उसका नाम जेम्स है और हम दोनों आपस में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए, 14-15 साल की बच्ची जब अपने माता पिता को ये सब कुछ बताएगी कि वो एक 31 साल के लड़के को डेट कर रही है। मैं आपको गलत उम्र नहीं बता रहा, यहां जेम्स ने कैली को अपनी उम्र 31 साल की बता रखी थी और कैली ने भी अपने माता पिता को उसकी उम्र 31 साल की बताई। अब जैसी ये चीज कैली के माता पिता ने सुनी, उनके कान खड़े हो गए कि उनकी बेटी अपने से दुगने बड़े उम्र के व्यक्ति को डेट कर रही है, जो कि ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है। कैली ने जब पहली बार जेम्स के बारे में अपने माता पिता को बताया था, तब कैली की मां को पहले से ही बहुत ज्यादा गंदी सी फीलिंग्स आ रही थी। जैसे ही उसने पहली बार जेम्स का नाम सुना, उसने सीधा मना कर दिया कि कैली नहीं, तुम इस आदमी से दूर रहोगी, अपनी दूरी प्रॉपर तरीके से बना कर रखोगी। बट बेचारी कैली इस टाइम तक आते आते पूरे तरीके से उसके जाल में फंस चुकी थी। वो किसी भी तरीके से जेम्स से दूर होना नहीं चाह रही थी। कैली को लग रहा था कि जेम्स के साथ ही उसका पूरा फ्यूचर है और वो उसके अंदर अपना फ्यूचर पार्टनर देख रही थी। कैली के माता पिता ने भी उसको बहुत सख्ताई से समझाने की भी कोशिश करी, बट उनको यह भी पता था कि अगर वो अपने बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा सख्ताई करेंगे तो ये रूल है
है कि जितनी ज़्यादा सख्ताई करेंगे वो उतनी ज़्यादा ही उसके और ज़्यादा क्लोज जाती जाएगी। इसलिए उन्होंने भी बहुत सॉफ्टली भी रखा, बहुत सख्ताई भी करी, बट नहीं, फिर भी 2 सालों का टाइम बीत चुका था। मतलब अब कैली तकरीबन 16 साल की हो चुकी थी और 16 साल की उम्र होती है इंग्लैंड के अंदर अडल्ट बनने की। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 16 साल से ऊपर की है वो अपनी ज़िंदगी के निर्णय ले सकता है, उसके माता पिता के ऊपर से उसका हक खत्म हो जाता है। और इसी रूल का इस्तेमाल अब बेचारी कैली अपने पार्टनर जेम्स के लिए करने वाली थी। क्यों? क्योंकि पिछले 2 सालों से ये लोग आपस में एक दूसरे को डेट कर रहे थे और जेम्स ने लिटरली पूरे तरीके से एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया बेचारी कैली के माइंड में कि जब भी तुम 16 साल की होगी तभी तुम उसी दिन से अपने घर को छोड़ छाड़ कर मेरे पास रहने लग जाना, हम दोनों लिव इन में रहेंगे और उसके बाद हमारी लाइफ पूरी तरीके से सेट, मैं तुमको बहुत खुश रखूंगा, हम आगे चलकर शादी भी करेंगे, हमारी पूरी फैमिली बनेगी और सब कुछ सेट रहेगा। और बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही कैली ने 16 साल की उम्र को क्रॉस किया उसके कुछ दिनों बाद से ही कैली ने सारा तामझाम अपने घर के अंदर से समेटा, अपना बैग पैक करके सीधा ही वो मैनचेस्टर में बने हुए जेम्स के घर में शिफ्ट हो चुकी थी और वहीं से अपना स्कूल भी अप डाउन करती, सीधा जेम्स के घर पर वापस आ जाती। उसने अपने माता पिता से, लिटरली अपने माता पिता से, अपने भाई से पूरे तरीके से रिश्ते नाते कट कर दिए। कैली के माता पिता ने भी बहुत इंतजार किया अपनी बेटी के घर वापस आने का, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी को अपने आप ही समझ आ जाएगी और वो उस घर को वापस छोड़कर अपने पुराने घर में अपने माता पिता के साथ आएगी। बट नहीं, फिर भी कैली के माता पिता ने काफी बार अपने बेटे को भेजकर कैली के पास अप्रोच करने की कोशिश करी कि कम से कम मिलने तो आ जाओ, तुमको वहां रहना है रह लो, लेकिन कम से कम हमसे मिलने तो आओ। और जब भी कैली मिलने के लिए आती तब उसकी मां ने कैली के शरीर के ऊपर काफी सारे निशान नोटिस किए और ऑब्वियसली निशान चोटों के ही थे। और कैली की मां ने जब कैली से पूछा कि निशान कैसे, तो कैली ने कह दिया कि हम दोनों जा रहे थे बाइक से और हमारा एक्सीडेंट हो गया और उसी के बाद से मेरे निशान मेरे शरीर के ऊपर पड़े हुए हैं। बट कैली की मां को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये कहकर कैली वापस उस घर से निकली और वापस जेम्स वाले घर के अंदर शिफ्ट हो चुकी थी। दिसंबर 1995 के क्रिसमस डे वाले दिन कैली के माता पिता को ये उम्मीद थी कि आज तो सबसे बड़ा त्योहार है उनका, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजों का ये क्रिसमस डे बहुत बड़ा त्योहार होता है। तो उनको लग रहा था कि आज तो कम से कम क्रिसमस डे पर मिलने के लिए कैली हमारे पास आएगी। उन्होंने पूरे घर को सजा कर रखा हुआ था, उसके लिए बहुत अच्छा खाना भी बना कर रखा। बट नहीं, क्रिसमस डे वाले दिन भी कैली उनसे मिलने नहीं आई और आने वाले कुछ दिनों बाद ही कैली के माता पिता की एनिवर्सरी भी आने वाली थी। तो उनको तब भी लग रहा था कि कैली कम से कम उनको एनिवर्सरी पर तो विश करने के लिए जरूर आएगी, वो केक वगैरह जरूर कटवा कर जाएगी। बट नहीं, कैली अभी भी नहीं आई। बट एनिवर्सरी के कुछ दिनों बाद मार्च 1996 में उनके घर का दरवाजा खटका और जैसे उन्होंने दरवाजा खोला सामने एक पोस्टमैन खड़ा हुआ था और पोस्टमैन ने एक कार्ड यहां पर कैली की मां को दिया। और जैसे ही कैली की मां ने उस कार्ड को खोलकर देखा, ये कार्ड किसी और की तरफ से नहीं बल्कि कैली की तरफ से ही आया था। और जैसे उसके अंदर लिखा हुआ सब कुछ चीजें कैली की मां ने पढ़ा, उसके अंदर बस यही लिखा हुआ था कि मां मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना और जेम्स मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। नीचे कैली के सिग्नेचर भी करवाए गए थे। और जैसे ये कार्ड पूरे फैमिली ने पढ़ा, उनको बहुत ज्यादा शक होने लगा। क्यों? क्योंकि उस कार्ड के मुताबिक कैली बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ये सारा कुछ कैली ने नहीं लिखा था, उसकी हैंडराइटिंग ये थी नहीं। उसके माता पिता पूरे तरीके से उस हैंडराइटिंग को पहचान चुके थे। ये हैंडराइटिंग किसी और की नहीं बल्कि कैली के बॉयफ्रेंड यानी कि जेम्स पीटरसन की ही थी। इस कार्ड को पढ़ने के बाद पूरे परिवार को और ज्यादा टेंशन होने लगी, जिसके बाद कैली के माता पिता ने अपने बेटे को कहा कि जाओ तुम अपनी बहन के घर पर जाके आओ वहां और देख के आओ कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ बीमारी तो नहीं है, क्योंकि हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। कैली का भाई सीधा अपने घर से बाहर निकलकर उसी जेम्स वाले घर पर गया, वहां जाकर दरवाजा खटखटाया और पीछे से दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि जेम्स ने खोला। जेम्स को देखते ही कैली के भाई ने उससे पूछना शुरू कर दिया कि मुझे कैली से बात करनी है, मुझे अभी मिलना है, मेरे माता पिता उसको घर वापस बुला रहे हैं, कुछ देर के लिए मैं वापस तुम्हारे पास उसको छोड़ जाऊंगा। बट जेम्स ने कहते हुए दरवाजा बंद कर दिया कि नहीं, कैली घर पर है ही नहीं, बाद में आना, अभी वो बाहर गई हुई है, मार्केट में काम से गई हुई है। ये कहकर उसने दरवाजा बंद किया और अपने अंदर काम धंधे में जाकर लग चुका था। कैली का भाई बेचारा वापस अपना छोटा सा मुंह लेकर वापस अपने घर पर आ चुका था। कैली के भाई ने घर पर आकर अपने माता पिता को सब कुछ बताया, जिसके बाद तो उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। कैली की मां ने सीधा वहीं लोकल चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस को फोन किया कि मेरी बेटी इसी तरीके से घर से गायब है, वो किसी और ही व्यक्ति के साथ रह रही है। बट आप सोच कर देखिए, चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज वालों ने ये कहकर मना कर दिया कि क्योंकि आपकी बेटी अब 17 साल की हो चुकी है, उसका अधिकार है कि वो किसी के साथ भी रहे, अपनी जिंदगी किसी भी तरीके से बिताए। जिसके बाद कैली के माता पिता और भाई तीनों ये लोग सीधा पुलिस स्टेशन में भी गए, वहां जाकर कैली के बारे में रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश करी। बट अब पुलिस वाले भी क्या कर सकते थे, पुलिस वालों ने भी ये कह दिया कि आपकी बेटी अब अडल्ट हो चुकी है, उसका पूरा अधिकार है अपनी जिंदगी जीने का, आप उसकी लाइफ के अंदर इंटरफेयर मत करिए, अगर उसका मन होगा तो वो खुद घर पर चलकर वापस आ जाएगी। अगर हमें कोई और रिपोर्ट मिलेगी या तो जेम्स के द्वारा या फिर कैली के खुद के द्वारा, तो हम इसके ऊपर कार्रवाई जरूर करेंगे, बट अभी हम कुछ नहीं कर सकते।
बट कैली की माँ ने पुलिस वालों को यह भी बताया कि जनाब, जब पिछली बार कैली हमारे घर पर आई थी उसके शरीर पर काफी ज्यादा चोटों के निशान थे। उसने तो हमें ये कहकर टाल दिया कि एक्सीडेंट से लगे हैं, बट मुझे नहीं लग रहा था कि ये एक्सीडेंट वाली चोट है, क्योंकि एक्सीडेंट वाली चोट शरीर के एक साइड में आएगी, किसी एक हिस्से में आएगी जिस साइड वो एक्सीडेंट हुआ होगा। बट यहां तो कैली का पूरा शरीर ही चोटों से भरा हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था। उनमें से बहुत सारी चोटें पुरानी भी थी, कुछ नए भी जख्म थे। इसलिए आप प्लीज एक बार चेक तो करिए, क्या पता कैली के साथ कुछ हो रहा हो। 17 अप्रैल 1996 का दिन आ चुका था और इस दिन दोपहर के टाइम पर जेम्स अपने घर से बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में बाहर निकला। उसने कपड़े भी सही से नहीं पहने हुए थे। वो सीधा वहां से भागते हुए पास ही के उसी पुलिस स्टेशन में गया। वहां जाकर पुलिस वालों से बात करने लगा कि जनाब, अब तुरंत मेरे साथ मेरे घर पर चलिए। मेरी गर्लफ्रेंड यानी कि कैली एन बेट्स, उसके साथ कुछ हो गया है। हम दोनों आराम से नहा रहे थे और तभी उसके साथ कुछ हो गया है। आप प्लीज जाकर जल्दी से जल्दी देखिए। जब पुलिस वालों ने बात सुनी कि उसको कुछ हो गया है तो उसको बताया कि मूर्ख, तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम सीधा जाकर हॉस्पिटल में जाओ, वहां एम्बुलेंस वालों को बुलाओ, वही आकर देखेंगे, डॉक्टर आकर देखेंगे उसके साथ क्या हुआ है। बट जेम्स इस बात के ऊपर अड़ा रहा कि जनाब, यहां एम्बुलेंस वालों का काम नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, वहां कुछ और ही बीमारी है। यह कहकर पुलिस वालों ने जेम्स को अपने साथ गाड़ी में बैठाया और गाड़ी सीधा चौं चौं करते हुए सीधा जेम्स के घर पर पहुंच चुकी थी। गाड़ी से सारे पुलिस वाले बाहर निकले और जेम्स के घर के अंदर का हाल जब पहली बार जाकर देखा तो लिटरली वो घर कम एक कबाड़ खाना ज्यादा लग रहा था। खैर, उस कबाड़ को रास्ते से हटाते हुए सीधा जेम्स अपने घर के बाथरूम में पुलिस वालों को लेकर गया। बाथरूम में लगे हुए उस बाथटब में आधा पानी भरा हुआ था और उसी आधे पानी के अंदर कैली एन बेट्स भी पड़ी हुई थी और वो भी पूरे तरीके से नेकेड। जेम्स ने बताया कि जनाब, हम दोनों यानी कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड कैली एन बेट्स, हम दोनों आराम से इस बाथटब के अंदर नहा रहे थे और तभी वो इस बाथटब के अंदर फिसल गई। सोचकर देखिए यहाँ क्या बोल रहा है ये जेम्स। वो इस बाथटब के अंदर फिसल गई और उसका मुंह भी इसी पानी के नीचे आ गया, जबकि मैं सामने की तरफ बैठा हुआ था। आधा बाथटब भरा हुआ है, उसके अंदर पहले से ही ये बाऊजी बनकर बैठा हुआ है और सामने कैली एन बेट्स फुली नेकेड। वो फिसल गई और उसकी इस टब में भरे हुए पानी के अंदर डूबने से मौत हो गई। मैंने उसको बाहर भी निकाला, उसको सीपीआर देने की भी कोशिश करी, बट फिर भी वो वापस जिंदा नहीं हुई, उसकी जान जा चुकी है। ये लाश उसके सामने रही। आप इसको यहां से ले जाइए। इससे आगे की जो डिटेल्स मैं आपको स्टोरी की बताऊंगा वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंग है। वो बिल्कुल भी नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, वो पूरे तरीके से मैच्योर ऑडियंस के लिए बनी हुई है। आपको लगभग स्टोरी समझ आई गई होगी। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको यहीं पर भी छोड़कर जा सकते हैं, बट अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो लिटरली जिन लोगों ने पहली बार कैली को देखा, जिन डॉक्टर्स ने पहली बार कैली को देखा, वो आज तक पूरे सदमे में है कि आखिर उन्होंने उस रात उस दिन क्या देखा था। सबसे पहले इन पुलिस वालों ने कैली के इस कमरे की तलाशी ली और उस कमरे में हर जगह, लिटरली हर जगह, दीवारों पर, नीचे फर्श पर, बेड पर, जितना भी सामान वहां कबाड़ खाना पड़ा हुआ था, उस हर कबाड़ खाने के ऊपर बेचारी कैली के ब्लड के निशान थे। क्योंकि वो सारा का सारा ब्लड एक ही था। जब पुलिस वालों ने उनके सैंपल लिए तो वो सारा का सारा ब्लड पूरे तरीके से कैली के साथ मैच हुआ। और उसके बाद जब कैली की लाश को उठाकर वहां से हॉस्पिटल ले जाया गया और जब डॉक्टर्स ने उस लाश का पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि पिछले 4 हफ्तों से बेचारी कैली के शरीर के ऊपर 150 से भी ज़्यादा अलग अलग चोट मारी गई हैं। इसके शरीर के हर हिस्सों पर चोटों के निशान मौजूद हैं। असल में जेम्स ना सिर्फ अभी से बल्कि बहुत पहले से ही, दशकों पहले से ही अपने पार्टनर्स के ऊपर इस तरीके का अब्यूज़ करता आया था। इसकी एक वॉटसन नाम की भी एक और गर्लफ्रेंड थी जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल की थी। उसको भी इसने डुबा कर मारने की कोशिश करी थी, बट वो बेचारी उस टाइम पर लकी रही। उसने जिस तरीके से अपने आप को छुड़वाया और वहां से भागकर अपने घर वापस चली गई और उससे पूरे तरीके से अलग हो चुकी थी। खैर, इसका ये बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा था, बट फिर भी पुलिस वालों को ध्यान क्यों नहीं आया, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा। खैर, अब आगे डॉक्टर्स कैली की बॉडी का एग्जामिनेशन कर रहे थे और उसके अंदर डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा हॉरिफिक डिटेल्स पता लगी। सबसे पहले तो इस जेम्स ने बेचारी कैली की बॉडी को एक बॉडी ना समझकर, एक इंसान ना समझकर, एक पंचिंग बैग समझ रखा था। जहां मर्जी आए, जब मर्जी आए, वो उसके साथ मार पिटाई करता, उसके साथ मुक्के ही मुक्के मारता। उसके हाथ दोनों बेचारी के टूट चुके थे और उसी हाथों के अंदर, उस टूटे हुए हाथों के अंदर बेचारी कैली इसी घर के अंदर अपनी जिंदगी जैसे तैसे सफर कर रही थी। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने बताया कि पिछले 4 हफ्तों के अंदर कैली के शरीर का तकरीबन 27 से 28 किलो वजन कम हो चुका था। मतलब कि जब कैली की लाश पुलिस वालों को मिली उस टाइम पर कैली के शरीर का वजन, क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ
38 किलो के आसपास था। जी हाँ, और पिछले एक हफ्ते से, मतलब कि कैली की लाश मिलने से तकरीबन एक हफ्ते पहले से उसको पानी तक नहीं पिलाया गया। जी हाँ, पूरा एक हफ्ता बेचारी कैली बिना पानी के जिंदा रह रही थी और इसका खाना तो तकरीबन 2 महीनों पहले से ही बंद किया जा चुका था, पूरे तरीके से बंद। तब पुलिस वालों ने जेम्स को उसके घर से उठाया और वापस अपने पास लेकर आए और उसकी अच्छे से सेवा करी। और इस सेवा के बाद ही जेम्स ने बताया सब कुछ कि आखिर उसने कैली के साथ क्या क्या किया। उसने कहा कि जनाब, मेरा अंदर एक अजीब सी बीमारी है और मुझे इन छोटी लड़कियों से बहुत ज़्यादा प्यार है, इनको टॉर्चर करने में मज़ा आता है। और जब मैंने कैली को पहली बार देखा तभी मेरी नज़र इसके ऊपर टिक चुकी थी। मुझे बस समझ आ चुका था कि हाँ, मुझे कैली चाहिए तो चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। और जब कैली मेरे साथ शिफ्ट हुई उसके कुछ टाइम बाद से ही हमारा रिलेशनशिप ऑब्वियसली अब्यूजिव हो चुका था, बट कैली को पता था कि वो अपने घर पर बता नहीं सकती। उसके माता पिता ने पहले से ही उसको वॉर्न किया था इस आदमी के रिगार्डिंग, बट फिर भी कैली ने जिस तरीके से उसको सहती रही और 2 सालों तक भयंकर टॉर्चर सहने के बाद भी वो कैली किसी को बताने के लिए तैयार नहीं थी। सोच कर देखिए आप, इस जेम्स ने सबसे पहले टॉर्चर की शुरुआत करी उसके बालों को पकड़ पकड़ कर। जो रेलिंग होती है, जो बालकनी की रेलिंग होती है, आपने देखा होगा, उस रेलिंग से बांध दिए ताकि कैली कहीं पर भी आ जा ना सके। वो कहीं पर भी बाहर जाता तो कैली को सीधा उसके बालों से पकड़कर घसीट कर बालकनी तक लेकर आता और उसके ऊपर लगे हुए सरियों से उसके बालों को बांध कर अच्छे से गांठ मारकर वहां से बाहर जाता, बाहर से रूम लॉक करके, पूरा घर लॉक करके, ताकि कैली कहीं भी जा ना सके। और ये सब कुछ करने में जेम्स को बहुत मजा आ रहा था। जैसे ही हर रात वो वापस आता अपने छोटे मोटे काम धंधे निपटा के, आते ही सबसे पहले गैस के ऊपर एक टोपिया रख के उसके अंदर पानी भरकर उसको बहुत अच्छे तरीके से उबालता। जब उसके अंदर वो बुलबुले उठते उसके बाद उस पूरे के पूरे टोपियों को पकड़कर, उस भगोने को पकड़कर कपड़े से सीधा लाकर इस कैली के पास रखता, जो कि कहीं पर भी, मान लीजिए आप, कहीं पर भी बैठी होती, और उसके कपड़ों को सीधा उतार कर उसको उल्टा लेटाकर उसके पीछे हिप्स के ऊपर वो सारे का सारा उबलता हुआ पानी डालता, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये उबलता हुआ पानी डालने से कैली के हिप्स थोड़े और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और उसको वो देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। अब आप सोच कर देखिए उस टाइम पर कैली को कितना दर्द हो रहा होगा। बट ये जेम्स यहीं पर भी नहीं रुका। ये सारा कुछ काम करने के बाद हर रात का ये पूरा सीन बन चुका था, रूटीन ये बन चुकी थी कि हर रात ये पानी डालने के बाद वो अपनी प्रेस, जो कपड़े प्रेस करते हैं हम, वो प्रेस के तार को सीधा उस प्लग में लगाता, उस शू में लगाता, और जब प्रेस पूरे तरीके से गर्म हो जाती तो सोच कर देखिए आप, कैली के पैरों को नीचे से खोल कर उसकी थाइस, उसकी जांघों के ऊपर वो प्रेस रखे रखता काफ़ी देर तक। बेचारी कैली चिल्ला भी नहीं सकती क्योंकि उसका वो मुंह दबा कर रखता था। सोच कर देखिए आप, बेचारी कैली इस टाइम पर कितना दर्द महसूस कर रही होगी। इतना करके भी जेम्स का मन नहीं भरा। उसने फिर से कैली को अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करना शुरू कर दिया और अब की बार टॉर्चर करने के लिए उसने अलग अलग औजारों को पकड़ा, जैसे कि पेचकस, सीजर, या फिर ब्लेड, या फिर जो फॉक जिससे हम मैगी वगैरह खाते हैं, चाउमीन वगैरह खाते हैं, वो फॉक्स। वो पहले अगर कैली को कुछ भी खिलाता तो वो कैंची के ऊपर ही रखकर उसके मुंह के अंदर डालता और कैंची को पूरा खोल कर, सोच कर देखिए आप, बस इमेजिन करके देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कुछ भी खाने का टुकड़ा है वो कैंची के ऊपर रखता, उसके मुंह के अंदर डालता और कैंची को पूरा खोल कर उसके मुंह से बाहर निकालता। अब आप सोच कर देखिए उसके गालों को अंदर से ही काटा जा रहा था। और इतना ही नहीं, पुलिस वालों को उस कमरे से काफी सारे ऐसे फॉक भी मिले, वही चम्मच मिले, कांटे वाले चम्मच मिले, जिनके ऊपर कैली की स्किन लगी हुई थी, वो चिपकी हुई थी उससे। क्यों? क्योंकि इस जेम्स ने कैली के मुंह को खोल कर अंदर से उसके, सोच कर देखिए आप, जबड़े के नीचे से, जबड़ों के साइड में से फोक को घुसा कर अंदर से घसीटते हुए, उनको खींचते हुए बाहर की तरफ लेकर आता ताकि अंदर उसके जख्म बना रहे और कैली बिल्कुल भी चिल्ला ना पाए। बट अभी भी जेम्स का मन नहीं भरा। कैली के मुंह के अंदर इतने बड़े बड़े जख्म हो चुके थे कि उसका मुंह पूरे तरीके से बंद भी नहीं हो पा रहा, पूरे तरीके से खुल भी नहीं रहा। अंदर से इतनी भयंकर सूजन आ चुकी थी और इसी सूजन को खत्म करने के लिए, सोच कर देखिए आप, अंदर जो उसका मुंह फूला हुआ था, अंदर से जो सूजन, उसके जबड़े सूजे हुए थे, गाल जो अंदर वाली साइड से जो सूज कर बहुत मोटे अंदर से हो चुके थे, अगर वो मुंह बंद करती तो उसके गाल उसके दांतों के बीच में आ रहे थे। अब आप सोच कर देखिए यहाँ पर उसके मुंह को बंद करने के लिए इस जेम्स ने क्या किया। जी हाँ, आप सोच भी नहीं सकते, मैं आपको लिटरली लिख कर दे रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। इस जेम्स ने उसके मुंह के अंदर उस सूजन को कम करने के लिए, जो अंदर से वो फूला हुआ था, उसी फूले हुए हिस्से के ऊपर बहुत जोर से पेचकस मारे ताकि वो सारा की सारे सूजन खत्म हो जाए, वो स्किन वापस अंदर पिचक जाए और ये कैली अपना मुंह वापस बंद कर ले। इतने भयंकर तरीके से यहाँ कैली को टॉर्चर किया जा रहा था। जब भी कैली मुंह खोलती उसके मुंह के अंदर बहुत जोर से, इतना लंबा, वो सोच कर देखे, 1 फुट का पेचकस उसके मुंह के अंदर मारता ताकि कैली किसी तरीके से अपना मुंह बंद कर ले। इतना ही नहीं, जब जेम्स को लगा कि कैली का मुंह पूरे तरीके से उसने म्यूटिलेट कर लिया है, अब किसी और हिस्से के ऊपर उसको शिफ्ट करना चाहिए, और अब बारी थी कैली के कानों की। उसने कैली के कानों के ऊपर बहुत जोर से पेचकस मारने शुरू कर दिए, पहले एक कान के ऊपर और फिर उससे अगले दिन दूसरे कान के ऊपर। दोनों कान लगभग पूरे तरीके
तरीके से छलनी हो चुके थे। और उसके बाद नंबर था नाक का। अब आप सोच कर देखिए, बेचारी कैली के नाक को म्यूटिलेट करने के लिए इस जेम्स ने उसके शरीर के नीचे पहले तो तकिया लगाया, कमर के नीचे तकिया लगाया, मतलब कि गर्दन के नीचे तकिया लगाया, और गर्दन को पीछे की तरफ झुकाकर उसके नाक को अपनी तरफ ऊपर की तरफ करके उसके नाक के अंदर आप सोच कर देखिए बहुत भयंकर रूप से काफ़ी बार, दर्जनों बार पेचकस घुसाए इतने अंदर अंदर तक, ताकि पूरे तरीके से कैली का नाक म्यूटिलेट हो जाए। और जब कैली ये सब करने से उसको रेजिस्ट करती, वो अपने हाथ पैर चलाती, तो सबसे पहले इस जेम्स ने उसके हाथों को ही तोड़ना जरूरी समझा। जी हाँ, जब कैली की लाश मिली थी उसके दोनों हाथ पूरे तरीके से फ्रैक्चर्ड हो चुके थे। उसके हाथों में ऐसा लग रहा था जैसे हड्डियां हैं ही नहीं। यहाँ अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कैली इस टाइम पर किस तरीके के टॉर्चर का सामना कर रही थी। ऊपर का पूरा चेहरा म्यूटिलेट करने के बाद वो देखने लगा कि आखिर कौन सा हिस्सा बचा है चेहरे के ऊपर जिसको वो और अच्छे तरीके से म्यूटिलेट करके अपने ऑर्गेज़म को फील कर सकता है। जी हाँ, अब बारी थी कैली के बालों की। इस जेम्स ने आगे से लेकर उसके एक एक बाल को खींच कर तोड़ना शुरू कर दिया और लगभग उसने आधा सिर कैली का गंजा कर दिया। उसके सारे बालों को निकाल लिया नोच कर। कैली के आधा सिर पूरे तरीके से गंजा हो चुका था, पीछे के बाल मौजूद थे। और अब बारी थी शरीर के बाकी नीचे वाले हिस्सों की। नीचे की तरफ पहुंचते ये सबसे पहले पहुंचा कैली के प्राइवेट पार्ट्स पर, और इन प्राइवेट पार्ट्स को म्यूटिलेट करने के लिए उसने पहले कैली के पूरे पैरों को खोलकर अच्छे से उसके प्राइवेट पार्ट्स को बाहर से पहले काटना शुरू किया कैंची के साथ। और वही कैंची कैली के प्राइवेट पार्ट्स के अंदर जाकर उसको म्यूटिलेट कर रही थी। वही तरीका अंदर कैंची को बंद करके अंदर डालता और बाहर निकालते वक्त उस कैंची को खोल देता, ताकि वो साइड वाली जो स्किन है उसको पूरे तरीके से काटती हुई ये कैंची बाहर निकले। और अभी तो इस पूरे टॉर्चर का सबसे भयंकर काम करना इस जेम्स द्वारा बाकी था। जी हाँ, कैली की मौत से तकरीबन 3 हफ्ते पहले कैली के चेहरों के ऊपर 2 आंखें दिखाई दे रही थी, और उसने जस्ट ये फील कर लिया कि नहीं, कुछ भी हो, मुझे अभी कैली को और भी ज़्यादा म्यूटिलेट करना है, इसको और ज़्यादा टॉर्चर करना है। और अब बारी है इसकी आंखों की। जब वो चेहरे को म्यूटिलेट कर रहा था तो उसने आंखों को किस तरीके से मिस कर दिया। अब वो इसको नहीं छोड़ने वाला था। कैली को जस्ट उसने बेड के ऊपर लेटाया, पूरे तरीके से नेकेड, उसके ऊपर बैठकर अपनी दोनों हाथों की 2-2 उंगलियां, सोच कर देखिए आप, उस टाइम पर बेचारी कैली होश में है, वो देख रही है अपने पार्टनर को, वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। 48-49 साल का ये आदमी अपने दोनों उंगलियों को लेकर कैली के उसने चेहरे के ऊपर रखा, जो पहले से ही पूरे तरीके से बिगड़ा हुआ था, बट नहीं, उसकी आंखें अभी बची हुई थी। अपनी दोनों उंगलियों को उसने कैली की आंखों के साइड में से उसने अंदर की तरफ दबाना शुरू किया, और इतने प्रेशर के साथ दबाया कि बेचारी कैली की आंखों के अंदर उसकी दोनों उंगलियां साइड से पूरे तरीके से घुस चुकी थी। अब बारी थी इन दोनों आंखों को बाहर निकालने की। जी हाँ, आपको पता होगा कि हमारी आंख वाला हिस्सा जो होता है, हमारी आंख के पीछे, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे इतना नहीं पता कि क्या क्या होता है, बट हाँ इतना पता है कि हमारी आंखों के पीछे नर्व्स का बहुत बड़ा क्लस्टर होता है दोनों ही आंखों के पीछे। और जैसे उसने दोनों उंगलियां अपनी कैली की आंखों के अंदर घुसाई साइड से, उसके हाथों के अंदर वही कैली के नर्व्स का पूरा क्लस्टर हाथ लग चुका था, और वही क्लस्टर को उसने अपने हाथों के अंदर फंसाकर, अपनी उंगलियों में फंसाकर, उसने बहुत प्रेशर लगाकर उन दोनों आंखों को कैली की आंखों के सॉकेट से बाहर निकाल दिया। और सोच कर देखिए आप, जब वो दोनों आंखें बाहर आई तो बहुत सारी नर्व्स बेचारी कैली की बाहर आ चुकी थी। जेम्स ने जो साइड में पड़ी हुई कैंची से सारी की सारी नर्व्स को काटा, उन दोनों आंखों को साइड में रखा, और जो ये आंखों वाला सॉकेट, अब आंखों वाली जो खाली जगह बची हुई थी, आने वाले 3 हफ्तों तक इस जेम्स ने इसी आई सॉकेट्स के अंदर अनगिनत बार, सैकड़ों बार, मैं कहूँ हजारों बार भी मैं कह सकता हूँ, इन आई सॉकेट्स के अंदर हजारों बार उसी कैंची को मारा जिससे पूरे शरीर को अभी तक म्यूटिलेट किया गया था। कैंची को मार मार कर अंदर वाला पूरा हिस्सा खोखला बना दिया। अंदर लिटरली कीड़े चल रहे थे। फाइनली 17 अप्रैल 1996 वाला वो दिन भी आया जब लग रहा था इस जेम्स को कि हाँ बहुत हो चुका है, अब इससे ज़्यादा वो कैली को और ज़्यादा म्यूटिलेट नहीं कर सकता। अभी भी कैली जिंदा थी, वो बोल नहीं पा रही थी, उसका मुंह के अंदर घाव इतने ज़्यादा थे, वो कुछ देख नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी आंखों वाले सॉकेट के अंदर आंखें थी ही नहीं, वो हिलडुल नहीं पा रही थी, हाथ उसके टूटे हुए थे, पैर वो अंदर फोल्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट्स को पूरे तरीके से म्यूटिलेट किया जा चुका था। खैर अभी भी कैली जिंदा थी, वो सांस ले रही थी, और उसी टाइम पर 17 अप्रैल के दिन ही ये
जेम्स उसको अपनी गोदी में उठाकर सीधा बाथटब में लेकर गया और पानी को भरना शुरू किया। और जब तक पानी भर रहा था, साइड में पड़ा वो शावर, वो जो पाइप वाला शावर होता है जिसको हम इधर घुमा फिरा कर नहाते हैं, उस शावर हेड से उसने कैली के सिर के ऊपर बहुत बहुत सारे वार किए। और जब वो पूरा का पूरा बाथटब भर गया पानी से, उसने जो शावर हेड को वहीं रखा और खुद भी आकर साइड में लेटा और कैली के पैरों को साइड से पकड़कर उसने पूरे तरीके से कैली को नीचे इस बाथटब के अंदर घुसा दिया और तब तक घुसा कर रखा जब तक कैली के शरीर में पूरा का पूरा वो पानी नहीं चला गया और कैली की मौत नहीं हो गई। सोच कर देखिए आप तब कैली को कैसा फील हुआ होगा। छोड़िए इन बातों को कि उसके शरीर के ऊपर चोट लगी हुई है, भयंकर चोटें थी, मैं उन सब चीज़ों को साइड में रख रहा हूँ, लेकिन जब वो पानी कैली की आंखों के सहारे उसके शरीर में जा रहा होगा तब कैली कैसा फील कर रही होगी। मुझे तो इमेजिन करने में भी बहुत बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा फील हो रहा है। मैंने बहुत बहुत भयंकर केसेस देखे हैं, बट ये अलग है। और कैली की पूरे तरीके से जान लेने के बाद ये जेम्स बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में अपने कमरे में आया। उसने कपड़े भी अच्छे तरीके से नहीं पहने और उन्हीं अटपटे कपड़ों को पहनकर अपने घर से बाहर निकलते हुए सीधा पुलिस स्टेशन में गया। वहाँ जाकर बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ एक एक्सीडेंट हो गया है और उसकी डूबने से मौत हो गई है। जब पुलिस वालों ने जाकर अंदर का हाल देखा तो सभी पुलिस वालों के साथ साथ डॉक्टर्स भी यही कह रहे थे कि हमने ज़िंदगी में आज तक इस तरीके का टॉर्चर नहीं देखा। पुलिस वालों ने जेम्स से भयंकर पूछताछ करनी शुरू करी और इसी पूछताछ में जेम्स ने सोच कर देखिए आप कितना बेशर्मी की तरह है, उसने बता दिया कि जनाब मैंने तो ये सब कुछ नहीं किया, कैली खुद मुझे ऐसा कुछ करने के लिए बोल रही थी। वो पहले खुद को हार्म करती, खुद को नुकसान पहुंचाती और बाद में उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं दिखना, मैं बहुत सुंदर हूँ लेकिन मैं सुंदर नहीं रहना चाहती, इसलिए मेरे शरीर के ऊपर चोटें पहुँचाओ। जब पुलिस वालों ने पूछा कि उसकी आँख क्यों निकाली, तब यहाँ जेम्स ने कहा कि जनाब मुझे तो ये खुद कैली ने करने के लिए कहा था, उसने मुझे डेयर दिया था कि तुम मेरी आंखें निकाल कर दिखाओ और मैंने काम पूरा कर दिया। जब साइकियाट्रिस्ट को इस जेम्स से मिलवाया गया तब बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट ने मिलकर इस जेम्स का इंटरव्यू भी लिया और उन इंटरव्यूज़ का रिजल्ट सिर्फ यही मिला कि इन साइकियाट्रिस्ट के मुताबिक ये जेम्स एक बहुत ही अजीब सा पैरानॉइड डिसऑर्डर, जेलसी वाला पैरानॉइड डिसऑर्डर उससे सफ़र कर रहा है। वो अपनी इस असली ज़िंदगी को असली ज़िंदगी ना मान के एक डिस्टॉर्टेड रियलिटी मान रहा है। मतलब कि उसको ऐसा लग रहा है जैसे वो इस असली ज़िंदगी में है ही नहीं, वो कहीं और है, बस वो काम यहाँ पर कर रहा है, उसका शरीर यहाँ पर है, उसका आत्मा, उसका मन, उसका दिमाग कहीं और ही है। बेशक दुनिया के हर कानून में यही है कि अगर कोई व्यक्ति मेंटली स्टेबल ना हो तो उसके ऊपर सजा का प्रावधान बहुत कम हो जाता है। बट जब इस केस के प्रोसिक्यूटर्स ने इस केस की डिटेल को पढ़ा, जब जजेस ने उस पूरी के पूरी चार्जशीट को पढ़ा, तब उन सब ने माना कि नहीं, ये एक बार होता है, दो बार होगा, लेकिन ये टॉर्चर का काम तो बहुत लंबे टाइम से चल रहा था और इस जेम्स को पता था कि वो एक्चुअल में क्या कर रहा है विक्टिम के साथ। वो पूरे होशो हवास में सारा कुछ कर रहा है, क्योंकि ये ना तो दारू पीता, ना ये माल पीता, ना ये सुट्टा मारता, कोई भी काम तो ये करता नहीं। तो फिर इसको कोई नशा ही नहीं है, मतलब इसको अच्छे से पता है कि ये क्या किसके साथ कर रहा है। और क्या आप इस बात पर भी विश्वास करेंगे कि अदालत को इस केस के नतीजे पर पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लगा और इस 1 घंटे के बाद ही सीधा सजा का ऐलान किया गया और सजा के रूप में जेम्स पीटरसन स्मिथ को 20 सालों की गैर जमानती सजा सुनाई गई। अब आप कहेंगे कि इतना भयंकर टॉर्चर करने के बाद भी सिर्फ 20 साल ही, तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम पर पूरे इंग्लैंड में कहीं पर भी ये डेथ पेनल्टी वाला रूल था ही नहीं कि किसी भी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दी जाए। सबसे बड़ी जो सज़ा थी वो 20 साल की गैर जमानती सज़ा ही हो सकती थी। ये केस इतना ज़्यादा भयंकर था कि इस सज़ा का ऐलान करने के बाद जितने भी जजेस वहाँ पर बैठे हुए थे, उन जजेस ने इस पूरे केस को समझने के लिए एक्चुअल क्राइम सीन की फ़ोटोज़ वगैरह देखी थी और उन फोटोज़ को देखने के बाद वो सारे के सारे जजेस, सारे के सारे प्रोसिक्यूटर, वकील वगैरह और जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, उन सभी लोगों का बाद में एक अलग से सेशन लिया गया ताकि कोई उनके मेंटालिटी के ऊपर फ़र्क ना पड़े, उनको झटका ना लगे, वो किसी सदमे में ना चले जाएं। सोच कर देखिए आप कितना भयंकर वो सीन रहा होगा जहाँ जजेस को भी बाद में इलाज करवाना पड़ा। बट यहाँ कैली एन बेट्स 17 साल की लड़की जिसने आज तक दुनिया में सबसे ज़्यादा भयंकर डेथ को सफ़र किया है, जो मुझे लगता है, बेशक बहुत सारी ऐसी स्टोरीज थी लाइक जंको फ्रूटा और भी वो यून वाली जो स्टोरी मैंने आपको बताई थी, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज थी, बट ये वाली एक पर्टिकुलरली अलग ही डिप्रेस्ड करती है मुझे भी ये। जब भी मैं इस केस को याद करता हूँ या फिर इसके बारे में जब मैं लिख रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था, इसके बारे में ढूंढ रहा था, तब सच में बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील हुआ अंदर से। मैं चाहता हूँ कि आप वो सारी चीज़ें फील ना करें,
इसलिए मैं आपको इसकी कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह एक्चुअल दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग हैं, वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली हैं, वो किसी को भी परेशान कर सकती हैं, क्योंकि मैंने वो देखी हैं। मैंने स्टोरी आज इसीलिए रिकॉर्ड करी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता लगे कि दुनिया में किस किस तरीके के लोग रहते हैं। जेम्स जैसे लोग आज भी दुनिया में मौजूद हैं, वो आज भी ऐसे क्राइम करते हैं। और सबसे दिक्कत की बात यह है कि हमारे भारत देश में ऐसी बहुत सारी कैली एन बेट्स हैं जो इस तरीके के टॉर्चर को सफ़र करती हैं, और उनकी कभी स्टोरी, उनका जो केस है, उनकी किस्मत कभी दुनिया को पता लगी नहीं पाती कि आखिर उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो घुटती रहेंगी, पिसती रहेंगी, मरती रहेंगी, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो, या तो वो जेम्स जैसा हो या फिर वो कैली एन बेट्स जैसी हो, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं तो आप उसकी हेल्प करिएगा जाके। सबसे पहले तो खुद को सेफ रखिएगा, आप किसी ऐसे चक्कर में ना पड़ जाएं। दूसरा, आप अगर ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो उसकी हेल्प करिएगा। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, लीगली जाइए, मीडिया के थ्रू जाइए, मुझसे बात करिए, मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, जितना हो सकेगा वो करूँगा। बट चुप मत बैठिए, चाहे वो कोई सफरिंग पर्सन हो, चाहे वो कोई विटनेस ही क्यों ना हो उस चीज़ का। या फिर आजकल तो डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा हो चुका है, लोगों के बीच में शांति नाम की चीज़ लगभग ख़त्म होती जा रही है। नए नए लोग जो अपना घर बसाना शुरू करते हैं, उसके कुछ टाइम बाद ही, शुरू में तो 4 दिन की चांदनी लगती है, बट बाद में जो वो अंधेरी रातें आती हैं, वो अंधेरी रातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। सच में उनको देख के अंदर से ऐसा फील होता है कि क्यों, क्या दिक्कत है, क्या कमी है। सिर्फ 2 रोटी चाहिए होती है पेट भरने के लिए, सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए, बट वो भी लोगों को नसीब नहीं होती। जिनको होती हैं उनको उनकी कदर नहीं है। अगर आपको मुझसे इस केस के रिलेटेड कुछ बात करनी है, या फिर अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप उन फ़ोटोज़ को देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, एक आधी दिखा पाऊँगा मैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आकर मुझसे बात कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ फॉलो ज़रूर कर लें। वहाँ मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल है, वहाँ मैं उस चैनल के ऊपर केसेस से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज़ डालता हूँ, तो आप मुझे वहाँ फॉलो ज़रूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट विवेक राजपूत को एंड कमेंट पिक मी टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।